Yes, good evening, all of you. Chalo, I hope all of you have revised all the things we have done last time. We have seen the expression for the lateral shift in case of the refraction of ray of light through a glass slab. ठीक है ना? तो ग्लास स्लैब में से जब ये रे ऑफ लाइट इंटर करता है तो उस केस में उसका जो लैटरल शिफ्टिंग होता है, तो वो शिफ्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमने कल बनाया था। और वो फॉर्मूला इस तरह से था, d इज इक्वल टू टी इंटू टी इज द थिकनेस इंटू साइन ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय कॉस आर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम। अभी आज के लेक्चर में हमको सबसे पहला ये देखना है कि देर इज अ कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ क्रिटिकल सर्कल। देर इज अ कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल सर्कल, पहले वो समझो अच्छी तरह से। क्योंकि देखो, अगर सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि एक सरफेस हमारे पास है, ठीक है, सपोज ये सरफेस है। अभी यहाँ पे अगर और यहाँ पे नीचे जो है वो एक डेंसर मीडियम है, जस्ट लाइक वाटर और ग्लास वी कैन सी। सपोज फॉर एग्जांपल वाटर है, ओके। और अगर सपोज कोई ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को जब वो ऊपर देखेगा तो वो अलग अलग तरफ से आने वाले जो रेज है तो वो इसके ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट हो सकते हैं, और जिसकी वजह से उसको वहां से वहां का दिख सकता है। देखो, अगर सपोज यहाँ पे जो एक पॉइंट है, उधर से जो रे निकलेगा तो वो सीधा यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगा और यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके अगर सपोज यहाँ पे पहुंचेगा तो वो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। करेक्ट है? अगर ये ऑब्जर्वर थोड़ा इस तरफ अगर देखता है तो वहां पे उसको यहाँ पे रहने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। करेक्ट है? और अगर ऐसे ही वो कंटिन्यू करता है तो जब वो इस तरह से आगे देखेगा तो यहाँ पे जब देखेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो उसको यहाँ से जो निकला हुआ जो रे है वो यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे मिलेगा, तो इसका मतलब वो उसको वहां पे जो एक्टिविटीज चल रहे हैं वो यहाँ से दिखाई देंगे। सेम वही बात इस तरफ भी तो होगी जरूर। तो इस तरह से ये अलग अलग, ये इसका मतलब जो है कि ये पूरा जो है यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में से आने वाले जो रेज है वो वो देख पाता है। ठीक है? तो इस तरह से ये अलग अलग डायरेक्शन में आने वाले से जो रेज है तो वो देख पाता है। स्ट्रेट जो रेज आएंगे वो तो दिखेगा ही, तो वो तो दिखेगा ही, लेकिन अभी देखो यहाँ पे अगर वो ऊपर की तरफ देखता है तो इस सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर जितना भी है वही उसको दिखाई देगा। So that's why this circle is actually called as the circle of vision. Remember, whenever the person is there or observer is there in the water or any denser medium, then it has a circle through which he can see the outside part. ठीक है? तो ये जो रेयर मीडियम का जो वो पार्ट देख सकता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विजन। एंड दिस सर्कल ऑफ विजन हैज सम रेडियस, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल ऑफ विजन। This circle is also called as the critical circle. Remember, critical circle, and the radius of that circle will actually be called as the radius of critical circle. And that radius of critical circle depends actually on the refractive index of the material and also and on the height at which the person is present. क्योंकि जितना वो नीचे जाएगा, तो अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे आएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो ज्यादा बड़ा सर्कल का अंदर से देख सकता है, और नीचे जाएगा तो और बड़ा सर्कल वो देख सकता है। ठीक है? लेकिन एक बात याद रखो ठीक से कि इस पॉइंट के बियॉन्ड, मतलब इसके ऊपर उस तरफ वाला जो पॉइंट है वो उसको वहां पे उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ यहाँ पे अगर वो देखेगा, इस सर्कल के अंदर अगर देखेगा तो उसको बाहर वाला पार्ट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ इस तरफ अगर देखेगा यहाँ पे तो वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसको। इसलिए इस सर्कल को सर्कल ऑफ विजन बोला जाता है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल ऑफ विजन, which is to be found out in this derivation. Okay, so write down the heading radius of circle of vision, or also we can call it as a critical circle, no doubt. So you have to find out the expression for radius of circle of vision, or we can say critical circle.
ओके, तो ये बात हमको समझनी है. So let us try to draw the diagram for this. Yes, so suppose this is the horizontal surface of separating two media, rarer and denser. Okay, and suppose that there is an observer here at this point, okay, which is at a depth h from the surface of this denser medium. Okay, और यहाँ पे denser medium है, नीचे की तरफ denser medium है. Okay, और ऊपर की तरफ rarer medium है. तो अभी ये जो सर्कल ऑफ विजन जो है, तो वो उसका रेडियस ऐसा होगा. सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ दिस सर्कल ऑफ विजन. तो ये जो पॉइंट होगा वो ऐसा होगा कि जहाँ पे इंसिडेंट होने से जो रे है वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगा इस तरह से. तो यहाँ पे जो रे इंसिडेंट होगा उसका जो एंगल बनता है, suppose we draw the normal here at this point, and if we just draw the ray of light which is traveling along the surface of this here, so this will be the critical angle IC, we can say, correct है. And then it can, in that case only, this radius R will be called as the radius of this critical circle or radius of this circle of vision. So अभी इस डायग्राम का अगर ज्योमेट्री ठीक से स्टडी करेंगे तो एक बात पता चलेगी कि अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी तो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए जरूर. देखो ठीक से, this is the distance of that observer from the surface, okay, which is denoted by h here. So if this is critical angle, then this must also be the critical angle. Okay, and then we can just say what should be the relationship between this h, r and ic. So we can see clearly that h और r ये दोनों कौन है, ऑपोजिट साइड है ये r, और h मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड है. So can't we say that this tan ic is actually going to be equal to r upon h? Check. Okay, but if you want to find out this r here, तो r निकालने के लिए क्या करना होगा, h को इस तरफ डाल देना होगा. तो h को अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा h into tan ic. Okay, and then r can be written to be equal to h into tan ic. What is tan ic? We know that it is sin ic upon cos ic. करेक्ट है, ये तो है हमारे पास, ठीक है. बट आफ्टर ऑल दिस sin ic upon cos ic, but already we have proved that sin ic क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, याद है ना सबको. sin ic is actually equal to 1 upon n, where n stands for the refractive index of this denser medium with respect to rarer medium. So sin ic के बदले अगर हम 1 upon n लिख सकते हैं तो फिर cos ic को भी तो यूज कर सकते हैं. देखो cos square ic इज इक्वल टू क्या होता है, cos square ic प्लस sin square ic इज इक्वल टू 1 हुआ करता है, करेक्ट है. तो अगर यहाँ पे हमने sin square ic का वैल्यू डाल दिया तो हमको मिलेगा cos square ic प्लस, तो अभी यहाँ पे sin ic का वैल्यू कितना है, 1 upon n है, राइट. सो हियर यू कैन गेट दिस 1 upon n और उसका स्क्वायर which is going to be equal to 1, so that we can get this cos square ic to be simply equal to 1 minus 1 upon n का whole square, and hence we can just get this as cos square ic is equal to 1 minus 1 upon n square simply, which can be simplified as cos square ic is equal to, ये LCM ले लेंगे ना इसको, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा n square minus 1, that is to be divided by n square actually, and if we take the square root on both sides, then we can be able to get that cos ic simply to be equal to root of n square minus 1 upon n square का square root simply n, करेक्ट है. तो यहाँ से हमको sin ic मिल रहा है और यहाँ से cos ic मिल रहा है. Put both of these values in equation number 1. Here it is. See here. This is equation number 1. So we can get that this r is actually equal to, radius of this critical circle is actually equal to h into, what is the value of sin ic? Just see there, it is going to be 1 upon n, right? And what is the value of cos ic? If you see, it is here. It is going to be root of n square minus 1
अपॉन दिस n simply, करेक्ट है? तो ये cos square cos ic है. So once we put both of these values here, we can just get this n cancelled and we are left with this r is equal to simply h into what is this 1 upon root of n square minus 1, which can also be written as r is equal to h upon root of n square minus 1, and this is actually going to be the formula for radius of such a critical circle. Okay, just take the screenshot of this. If you have any doubt, you can put it in the chat box. Okay, let us see the next concept in this chapter, that is about the reflection of the ray of light from the mirrors, curved mirrors. ठीक है? Yes. अभी देखो ठीक से, curved mirrors are of two types. जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉन्केव and other is convex. Okay, convex and concave, these are the two types of mirrors, remember. Now here in case of mirrors, if we consider about the convex mirror, तो convex mirror looks like this. ये जो उसका पार्ट है, convex वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. बट ये वाला जो पार्ट है इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट नहीं हो सकता है इस तरफ, लेकिन यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होता है और वो इस तरफ से इंसिडेंट किया हुआ लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है. बट कॉन्केव मिरर के बारे में अगर बात करेंगे तो इट लुक्स लाइक दिस. सो हियर इट विल बी, तो ये वाला जो उसका सरफेस है वो उस तरफ वाला जो सरफेस है लेफ्ट साइड राइट साइड वाला वो एक्चुअली कोटेड सरफेस है. बट दिस सरफेस इज एक्चुअली द ट्रांसपेरेंट सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, अभी मिरर के बारे में हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है कि देखो जो ये मिरर जो है वो मिरर हमेशा कर्व्ड मिरर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर. रिमेंबर its surface, spherical surface or this curved surface is going to be the part of a sphere, and the center of that sphere is actually called as the center of curvature. Okay, इस surface का center of curvature ये होगा. ठीक है, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब उस स्फीयर का जो रेडियस है तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, आर इट इज डिनोटेड बाय ऑलवेज, रिमेंबर. एंड also अभी इस radius of curvature of this convex surface, convex mirror will always be positive because it will be on the right side, whereas if you consider the radius of curvature of this concave surface then it will be negative because it is at the left side, remember. तो इस तरह से ये है. और ये जो पार्ट है मिरर का, तो इस मिरर का जो पार्ट है उसका जो मिड पॉइंट होता है तो उसको मोस्टली हम पोल बोलते हैं, पोल, एंड दिस पोल इज डिनोटेड बाय P. And if you join this pole with the center of curvature, then it will be called as the axis, principal axis of that mirror, remember. And there are three properties. ये तीन properties अच्छी तरह से याद रखो मिरर के, कि the parallel rays which incident on the concave any curved mirror always pass through focus after reflection. Okay, and the rays which passes through focus before reflection will become parallel after reflection, and the rays which are normal to the surface at incidence, then they will be just get reflected along the same line and retrace their path in the reverse direction. ये तीन रूल्स जो है वो अच्छी तरह से याद रख लो, और इन तीन रूल्स के बेसिस पे ही हमको बहुत सारे फॉर्मूले इसके अंदर डिराइव करने हैं. तो सबसे पहली बात हमको ये समझनी है कि इन केस ऑफ द मिरर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. Yes, Prashant. These are the properties of lens also. लेंस के बारे में भी हम वही सब प्रॉपर्टीज देखते हैं
जो कि हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है लेंस का, तो उसमें ये 3 प्रॉपर्टीज हम हमेशा याद रखेंगे ठीक से। सबसे पहली बात कि द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिफोर रिफ्रैक्शन, दे विल जस्ट पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, वो फोकस में से निकल जाएंगे। Okay, these rays will just pass through the focus after refraction, and at the same time the rays which will pass through the focus before refraction, ये suppose focus है, तो इसमें से जो rays pass होंगे तो वो they will after refraction they will become parallel to the principal axis, and the rays which will pass through the optical center, here we can see, so optical center में से जाने वाले जो rays है they will just pass undeviated, they will not bend at all, they will just pass undeviated and in this way. So these are the 3 properties of lens also and mirror also. लेकिन मिरर के बारे में हमको कैसे उनको स्टेट डाउन करना है, देखो ठीक से। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बताया कि the rays which are parallel to the principal axis before reflection will pass through the focus after reflection. Second is the rays which pass through focus before reflection becomes parallel to the principal axis after reflection, and the rays which hit at the pole will just get deviated symmetrically. And one thing is that the rays which is incident on the normally on this surface, किसी भी सरफेस पे अगर वो रेज नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं तो दे विल जस्ट रिटर्न बैक इन द सेम रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो हमको यूज करनी है यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे ठीक से कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर एंड द radius of curvature of this mirror, and it can be proved that this focal length of the mirror is always equal to r by 2। remember, ये हम समझ सकते हैं, focal length of the mirror can be proved to be equal to r by 2। see how, उसके लिए एक सिंपल सा डेरिवेशन हमको करना होगा, जिसके अंदर ये सपोज मिरर है और यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। Okay, now in order to prove this f is equal to r by 2, we can consider the center of curvature of this surface to be at this point somewhere here, and we can call it as c, and the distance of this c from the pole will actually be called as r। okay, तो ये हमारा r बन गया। yes, and at the same time we can consider the focus is something somewhere out here, you can call it as f, and the distance of that focus from the pole can be denoted by small f, that is the focal length। okay, now we can just see, if suppose we draw a ray which is just parallel to the principal axis before reflection, this is the ray of light which is parallel to the principal axis before reflection, and as soon as it gets gets reflected from this surface, it will just pass through focus after reflection like this। so this is the ray which is passing through the focus after reflection। okay, now we'll see अभी इसमें एक बात याद रखो कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, बराबर। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज गोइंग टू गेट बाइसेक्टेड बाय द नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट इसको सपोज P बोल देते हैं, या इसको Q बोल देंगे क्योंकि P तो पोल है कि नहीं, that is this P is the letter which is reserved for this pole, and that's why now at point Q here, if we just draw the normal, then that normal will just be equal to the radius, and that radius will compulsorily pass through the center, and that's why we can just draw the line joining this Q and C and call it as a normal, because radius is always perpendicular to the surface, and that's why we can just draw this normal like this। चलो ठीक है, so ये this is going to be the normal। ओके, अभी इस नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है वो जो भी एंगल बनाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई उसको हम डिनोट करेंगे। यस, एंड देन द रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल आर विद द रिफ्लेक्शन,
तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जो भी एंगल बनाएगा उसको हम r बोल सकते हैं, बट इन केस ऑफ दिस रिफ्लेक्शन वी नो ऑलरेडी दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो वी कैन जस्ट कॉल दिस आल्सो एज i ओनली। ठीक है, तो इसको भी हम i बोल सकते हैं, नो डाउट। अभी इसमें एक बात याद रखो कि सिंस दिस इज i एंड दिस टू आर द पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल टू देम, so we can just get that this angle is going to be same as this angle here, which is called as the alternate angles। तो alternate angles होने की वजह से ये दोनों angles भी same हो जाएंगे, और ये दोनों तो ऑलरेडी सेम है ही, तो ये दोनों भी सेम हो गए। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, करेक्ट है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स भी सेम होते हैं, so ना सिर्फ दो एंगल सेम होते हैं बल्कि उनके सामने के साइड्स भी हमको सेम मिलते हैं। और अगर ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड इक्वल ही होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस PQ है वो बहुत छोटा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमको ये साइड और ये साइड इक्वली मिल गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस साइड प्लस दिस साइड बिकम्स द टोटल साइड, एंड दैट्स व्हाई वी कैन जस्ट सी दैट CP is actually going to be the sum of CF and FP, correct है। but CP is nothing but R as we have seen already, and CF is nothing but CF is same as FP, करेक्ट है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम है करके यहाँ पे हम FP प्लस FP ऐसा लिख सकते हैं, नो डाउट। तो ये हमको मिल गया, सो वी कैन जस्ट से दैट इज R will actually be equal to 2 times of FP, but FP is nothing but F, that is focal length, and hence we can get that R is equal to 2 times of F, and this is going to be the relationship between the focal length and the radius of curvature for any curved surface, remember। So for a mirror the radius of curvature is just equal to double of the focal length, or the focal length is always equal to the half of the radius of curvature। So this is the relationship between the focal length and radius of curvature for any curved surface, for then whether it may be the concave surface or it may be the convex one, but this relation is always true for curved surface, okay, in case of reflection only। नहीं तो बोलेंगे रिफ्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा, नहीं, रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन के केस में हमको आगे देखना है क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू हैव टू सी इट इन द forthcoming lectures in case of the lens, but in case of the mirror it's compulsory that F is equal to R by 2। one more thing is that in case of the lens there is a relationship between the object distance, image distance and the focal length, and it is given by, it is called as a mirror equation। it is like 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F, remember this is the relationship between the image distance, object distance and the focal length in case of a mirror, remember। and using this equation we can just get to know the where is the object, position of object and position of image can be found out by putting the different values of U and V here in this equation, okay। and one more concept here is in case of the mirror is that magnification, okay, magnification of the mirror। how will you define it? Magnification of the mirror is defined to be the ratio of the image distance to the object distance। actually it is defined as the ratio of the image size to object size, actually it is negative of the image size to the object size is called as the magnification, but this ratio of mirror image size to object size can also be proved to be simply equal to V upon U, and that's why we can just get this as V upon U, negative ratio of image size to object size, or negative ratio of image distance to object distance is actually called as the magnification of mirror, remember। and depending upon this where the object is placed we have different cases of image, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना, मिरर के केस में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पे हमको इमेज मिलता है, तो वो उसके जो अलग अलग केसेस है तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी शॉर्टली। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, here, and suppose this is the mirror, okay, ये मिरर है, ठीक है। अभी और ये सपोज ये फोकल लेंथ है,
this is the focus and this is the center of curvature. अब देखो एक तरफ से क्या है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर माना, इसको हम 2f भी तो बोल सकते हैं, है कि नहीं? 2f मतलब सेकेंड फोकस, क्योंकि एक फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे ये फोकस है खुद, लेकिन डबल ऑफ फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सेकेंड फोकल लेंथ फोकस भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी फोकस. ओके, नाउ we'll see that if suppose the object is kept at this point somewhere here, यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हमको इमेज कहाँ पे मिलेगा? Where will be the image formed if the object is kept beyond 2f, मतलब beyond center of curvature. तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ये साइड में रखते हैं, तो हमको ऑब्जेक्ट जो मिलता है वो C एंड F के बीच में मिलता है, या तो से. If you just check it out, then first of all we have to draw a ray of light which is parallel to this principal axis here. तो ये सबसे पहला रे हमको प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल वाला निकालना पड़ेगा. ये हो गया हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला. इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन. ओके, ये फोकस में से चला जाएगा, नो डाउट. बट देन अगेन द रे विच विल पास थ्रू द फोकस, यहाँ से फोकस में से जो रे जाएगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल एक्चुअली बिकम पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. रिमेंबर, तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, जो फोकस में से जा रहे हैं, सो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बन जाएगा. और जब वो पैरेलल बनेगा तो इट विल जस्ट इंटरसेक्ट दिस फर्स्ट रे हियर समवेयर, एंड वी कैन गेट द image at this point here. We can see clearly this is actually going to be the image which is inverted. Okay, and this is going to be the image distance. ये जो है वो image distance कहलाएगा और ये जो है वो object distance कहलाएगा. ठीक है, so the first case we can just conclude here is that, देखो एक टेबल हम बनाएंगे फटाफट, जिसमें दिस इज द टेबल. ओके, अभी इसमें u का जो वैल्यू है, u मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमने रखा है, और v मतलब इमेज कहाँ पे हमको मिल रहा है, तो वो हमको यहाँ पे नोट डाउन करना है. तो देखो व्हेन द इमेज इज बियॉन्ड इज 2f, सो u मस्ट बी ग्रेटर देन 2f वी कैन से. तो 2f से भी वो बड़ा होगा. तो ऐसे केस में v क्या मिलता है हमको? v हैपेंस टू बी बिटवीन f एंड 2f. मतलब in short we can just say that when object is beyond 2f or c, then image happens to be between c and f. okay, तो ये बात याद रखो ठीक से. and in this case if you just talk about the magnification, then how much it must be? तो मैग्निफिकेशन कितना हमको मिलेगा? नो डाउट v अपॉन u. लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि v छोटा है और u बड़ा है, तो इसलिए v अपॉन u ये रेशियो अगर हम यूज करेंगे तो वो रेशियो कैसा होगा? वी कैन सी लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? चेक करो ठीक से. ऑब्वियसली जब u बड़ा है और v छोटा मिल रहा है, तो इसका मतलब जरूर रेशियो जो है v is to u रेशियो लेस देन 1 होगा. तो मैग्निफिकेशन कैन बी सपोज टू बी लेस देन 1, एंड हेंस वी कैन से दैट द इमेज इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड. ओके, तो इमेज जो है वहां पे हमको डिमिनिश्ड टाइप का मिलने वाला है. यस, ओके, चलो ठीक है. ये फर्स्ट केस हो गया हमारा. वी कैन जस्ट लिस्ट इट आउट हियर. द सेकेंड केस वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस C हियर. अगर C पे हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तो क्या होगा? ये जो इमेज है तो वो भी यहाँ पे एक्चुअली C पे आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा इमेज बन जाएगा. C, ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है. सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, मतलब ही C. सो द इमेज विल आल्सो बी ऑब्टेन्ड एट C, मींस 2f, and in that case the magnification will actually be equal to 1, because image size is same as the object size and image distance is same as the object distance,
and that's why the magnification is going to be equal to 1, no doubt. And at the same time, we can say the third case we can just talk about is within, or we can say the object is kept between C and F. सपोज अगर हमने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख दिया ऐसे यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली द इमेज विल जस्ट मूव बियॉन्ड दिस C, बियॉन्ड C, मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो 2F से भी ज्यादा हमको मिल जाएगा जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस F और C के बीच में मिलता है, मतलब F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है तब इमेज डिस्टेंस 2F से भी ज्यादा मिलता है. मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F and C, or we can say C and F, when the image is obtained is beyond this C here, C के उस तरफ चला जाता है इमेज, and in that case the magnification is actually going to be greater than 1 because image size is going to be greater than the object size in this case here, and that's why image will be bigger than object, which means that the magnification is greater than 1, which means that the image will be magnified. Remember, magnified image हमको मिलेगा यहाँ पे. Yes. -1 नहीं आएगा यहाँ पे. माइनस का मतलब ये होगा यहाँ पे कि वो ऑलरेडी माइनस है वहां पे, बट अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस, व्हेन वी विल पुट द साइन कन्वेंशंस वी कैन जस्ट गेट दैट. हाँ -1. Okay, we are talking about the magnitude only, magnitude of the magnification. Okay, magnitude. Just forget about the plus or minus sign. That will be negative obviously because the image is inverted, right? So image is going to be inverted because image size and object size both are both are already in the same side. Object distance और image distance दोनों same side में होने के कारण यहाँ पे हमको ये माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन जो है वो हमको निगेटिव मिलेगा. और निगेटिव का मतलब वही होगा कि द इमेज इज इन्वर्टेड, नो डाउट. बट अगर मैग्नीट्यूड में देखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, देन इट विल बी लेस देन 1 इन दिस केस, इट विल बी इक्वल टू 1 इन दिस केस, एंड इट विल बी ग्रेटर देन 1 इन दिस केस, द थर्ड केस. ओके, और चौथा जो केस हम देख सकते हैं कि अगर सपोज हमने ऑब्जेक्ट को F पे रख दिया. अच्छा, उसमें सबसे पहला केस याद रखो ठीक से. What is the first case we can talk about is when the object is kept at infinity. Okay, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हमने रख दिया तो उस केस में क्या होगा, इमेज यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हमको, एट फोकस, ठीक है, एट F we can say, and in this case we can say the magnification will be, अभी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का अगर जीरो इंफिनिटी हो गया तो मैग्निफिकेशन विल बी सपोज टू बी 0, जस्ट बिकॉज अभी मैग्निफिकेशन 0 होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी लार्ज, एंड इमेज जो है वो फाइनाइट हमको मिल रहा है, तो इसलिए फिर यहाँ पे फाइनाइट डिवाइडेड बाय इंफिनिटी बिकम्स इक्वल टू 0, नो डाउट. तो वो लॉजिक के हिसाब से वो 0 है. और दूसरा ये लास्ट केस हमको मिलता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, इन दैट केस द इमेज विल जस्ट गेट एट इंफिनिटी. ओके, तो इमेज जो है वो हमको इंफिनिटी पे मिलेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं. मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया तो हमको जो रे पैरेलल जाएगा तो वो इंफिनिटी पे चला जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड दैट्स व्हाई सो वी कैन सी द इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी, एंड इन दिस केस द मैग्निफिकेशन कैन बी सपोज टू बी इंफिनिटी just because image distance is infinity. So infinity divided by any finite value is going to be infinity only, and that's why we can just get the magnification as infinity, just showing that image is at infinity means the image is of infinite size. Image is going to be very large as compared to the object, and that's why we can say this magnification will be infinity in this case. And last case we can just talk about is, see here, if suppose object is kept within focal length, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकल लेंथ के अंदर, suppose here somewhere, okay, then in that case we can just draw a parallel line which will pass through the focus afterwards, but we cannot draw it, or we can just draw it like this, and then the second ray will be drawn to be
पासिंग थ्रू फोकस, बट अभी फोकस में से तो पास होने वाला नहीं है, बट वी कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, which will incident on the pole and just get reflected symmetrically, and both of these images तो एक तो फोकल लेंथ में से जाएगा, और दूसरा जो है वो सपोज सी के थ्रू अगर हमने ड्रॉ किया, so these two objects will just appear to meet here behind, and hence we can say that in this case a virtual image will be formed, and its object image distance can be found out by using this formula. पूरी तरह से हमको इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहना है, इस फॉर्मूला के ऊपर ही हमको पूरा डिपेंड करता है पूरा सब. सो यहाँ पे ये सब चीजें याद रखो. सो in this case we can get a virtual image which will be at the right side of the mirror in this way here. So this is all about the mirror, concave mirror specially. Okay, इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो, और ये लिख के लो फटाफट ठीक से. Okay, now we'll just talk about the convex mirror. Again, in case of convex mirror also, the relationship between u, v and f is the same only, but only the difference is that in case of the convex mirror, see, there is a strange thing happens in case of a convex mirror. See here, you will just get surprised to know that the convex mirror never produces a real image. ये बात पता है तो तुमको? याद रखो ये बात ठीक से, अच्छी तरह से बिल्कुल दिमाग में फिट करो. कॉन्वेक्स मिरर नेवर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, उसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया हुआ जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल ही होता है, कभी भी वो रियल नहीं होता है. ठीक है, वी कैन सी उसका रीजन ये है. सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड सपोज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सम पॉइंट हियर. यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, चाहे फोकस कहाँ पे भी हो, चाहे सेंटर कहाँ पे भी हो, it doesn't matter. Suppose this is the focus, okay, and the object is kept at some point here. Then just we can see if we draw a parallel line here. तो ये अगर parallel line अगर हम draw करते हैं इस तरह से, so after reflection, this parallel line will just pass through the focus. Okay, after reflection it will just obey the laws of reflection. And suppose center is here at this point, so if we just draw the center and this point here, then it will be a normal. So normal के साथ ये जितना भी एंगल करेगा उतना ही एंगल वो करेगा रिफ्लेक्टेड रे. ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे. नाउ दिस रिफ्लेक्टेड रे will just appear to come from this point behind, right? And the second ray we can draw here is nothing but the ray which is passing through the focus. Suppose तो यहाँ पे फोकस में से जो रे पास करेंगे that will become parallel. Okay, but वो तो इसको मिलने वाला नहीं है कभी भी. दूसरा एक हम रे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस पोल पे मिलेगा. सपोज तो पोल पे जो इंसिडेंट होगा तो वो तो भी सीधा रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से.
and this ray actually will just appear to come from this point behind, right है, यहां से वो आता हुआ नजर आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये दोनों रेज जहां पे आते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली इमेज फॉर्म होगा. दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज आई, वी कैन सी दिस इज द ऑब्जेक्ट O. So we can just clearly see that the two rays, ये जो रे रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होने वाला रे है, वो दोनों रेज एक्चुअली इस पॉइंट से आते हुए नजर आते हैं. और इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ इमेज इन दिस केस हियर. एंड दिस इमेज, अगर अभी देखो, अगर हम ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर चेंज करते हैं, मान लो कि ये फोकल लेंथ पे अगर रखते हैं, तभी भी ऐसे ही होने वाला है. डायग्राम में जो कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, ठीक है. डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ये जो इमेज है वो और नजदीक नजदीक आता जाएगा. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक नजदीक आता है तो इमेज भी और नजदीक नजदीक आएगा. जितना हम ऑब्जेक्ट को दूर दूर लेके जाते हैं उतना इमेज भी यहाँ पे इस तरफ दूर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से दूर कभी नहीं जाएगा, ठीक है. तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द इमेज विल जस्ट मूव अराउंड दिस पाथ. इसी रीजन के अंदर इमेज मूव होगा. जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज उतना दूर जाएगा इधर से, लेकिन इस पॉइंट तक ही जाएगा वो. और जितना ऑब्जेक्ट हम नजदीक लेके आएंगे तो इमेज भी नजदीक नजदीक आएगा, लेकिन इस पॉइंट से आगे तो नहीं जा सकता कभी भी, है कि नहीं. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इमेज विल बी समवेयर हियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर, राइट. एंड दैट्स व्हाई इमेज विल बी anywhere between this point O, P and this point C here. And that's why we can just see that the image will never leave this path. ये जो रीजन है इसके अलावा किधर भी नहीं जाने वाला है इमेज. और इसलिए हम देख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी वर्चुअल. ओके, ये जो इमेज है यहाँ पे हमेशा वर्चुअल रहने वाला है, क्योंकि उसको हम कभी भी स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ इनसाइड द मिरर, राइट. दिस पार्ट इज इनसाइड द मिरर, एंड मिरर के अंदर जाके कहां पे स्क्रीन रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिरर इमेज जो है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज नेवर गोइंग टू बी रियल, but it is always going to be virtual. For example, if we just keep u is equal to f here in this case, ठीक है, u के बदले अगर हम f डाल देंगे, obviously it is negative, तो u हमेशा नेगेटिव होता है. तो इसलिए अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर f पे रख देंगे, फोकल लेंथ पे रख देंगे, तो इमेज कहाँ पे मिलता है हमको वो ट्रैक कर सकते हैं आराम से. और जबकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ ऑफ दैट कॉन्वेक्स लेंस विल बी पॉजिटिव, and that's why this equation will get modified as 1 upon v plus 1 upon minus f going to be equal to 1 upon f. So if we just take this 1 upon minus f in that side, then you can just get this 1 upon v is equal to 1 upon f plus 1 upon f, and hence we get this 1 upon v is equal to 2 upon f, so that this v actually becomes equal to f by 2. And this f by 2 means इमेज डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे मिड पॉइंट पे होगा. ये P और C के बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा अगर ऑब्जेक्ट हम फोकल लेंथ पे रखते हैं तो. ओके, तो ऑब्जेक्ट को जब हम f डिस्टेंस पे रखेंगे तो इमेज हमको f by 2 पे मिलेगा. बट इन अदर केसेस, इवन इफ वी टेक दिस u अदर देन दिस f, then the image is going to be between this portion only, and that's why it is going to be virtual always. So we can say that the convex lens can never produce real image, it always produces virtual image only. Okay, तो ये हमको समझना है. So this is all about the mirrors, ठीक है, curved mirrors, concave and convex mirrors, दोनों के बारे में हमने अभी यहाँ पे देख लिया. तो उसके न्यूमेरिकल ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है तो वो घर पे भी ट्राई करो आज, ठीक है, so that we can just talk about the lenses in the next lecture. Okay, so चलो, thank you all of you.